नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं आदरणीय संतोष पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। तमाम दर्शकों को नमस्कार और आपसे अनुरोध। एक बड़ा खुलासा लेकर हम आपके सामने आए हैं जो इस देश के राजनीति में एक बड़ी हलचल पैदा कर देगा। तो इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। हम एक-एक करके आपको बताएंगे कि वो खुलासा क्या है और उस खुलासे से आने वाले दिनों में देश की राजनीति पर क्या फर्क पड़ने जा रहा है। जी शिव जी। आपको याद होगा कि सदन का पहला दिन था। सदन को पूर्व उपराष्ट्रपति, तत्कालीन सदन के सभापति सदन को संचालित कर रहे थे। उस दिन उन्होंने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का पूरा पूरा मौका दे दिया। तो उसी समय नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि हम जो चाहेंगे वो रिकॉर्ड में जाएगा। जब जेपी नड्डा ने यह ऐलान किया उसी समय लगा कि कुछ खिचड़ी पक गई। और शाम को 9 बजे एक खबर आती है और उसे भी धनखड़ जी ने खुद अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताई कि मैंने उपराष्ट्रपति पद के से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद हलचल मच गई। लेकिन एक महीने के बीच ये इस्तीफा जुलाई में होता है और अगस्त का महीना आ गया। धनखड़ जी कहाँ है पता नहीं। वो अभी भी बताया जाता है कि उपराष्ट्रपति वाले आवास में रह रहे हैं। सरकार उनके लिए टाइप 8 बंगला तलाश चुकी है। क्या उन्होंने टाइप 8 बंगले की मांग की या कब टाइप 8 बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं? क्यों अब तो 9 सितंबर को देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। कुछ दिन बचे हैं। महामहिम रह चुके हैं पूर्व, तो उन्हें बंगलो बदलने में भी समय लगेगा। एकाएक उन्हें निकाला नहीं जा सकता और नए चुन जाएंगे तो रहेंगे कहां? इन विषम परिस्थितियों में पूरी बात अटकी कहां है कि अब तक ना तो धनखड़ जी मीडिया के सामने आ रहे हैं, ना कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं। गाये बगाई बातें आ जाती हैं कि उन्हें दबाव में ले लिया गया है, उनके ऊपर क्या प्रभाव है, जाट समाज नाराज है, अब बंगला तलाशा जा रहा है। मैं कई बार यह कह चुका हूं कि 9 सितंबर के बाद वो खुला छोड़ दिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो जाएगा, उनके बोलने न बोलने का असर खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2029 में लोकसभा आएगी, तब उनकी जरूरत पड़ेगी जाट नेताओं की, तब का तब देखा जाएगा। और इससे भाजपा ने सीख ली और प्योर आरएसएसी कैडर के आदमी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। क्या खास है संतोष जी? देखिए सर जी, एक बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज। जगदीप धनखड़ यानी देश के पूर्व उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से जुड़ी ये खबर निकलकर सामने आ रही है और वो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसको थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं। 21 जुलाई को दिन भर सदन की कार्रवाई का संचालन कर रहे थे, राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन कर रहे थे, बीएसी की बैठक ली उन्होंने, विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की उन्होंने, आक्रामक अंदाज में जुडिशरी में जो करप्शन की बात कही जा रही थी उसके खिलाफ एक बड़ी बात उन्होंने कह दी कि महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया थी उसको किस तरह से आगे शुरू किया जाए, उसको लेकर एक बड़ी बात उन्होंने कह दी। और उसी सदन के अंदर उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि राज्यसभा में सदन के नेता भी हैं, उन्होंने जो खुलकर ये कह दिया कि नहीं नहीं, जो हम कहेंगे वही रिकॉर्ड में जाएगा, आपकी कही गई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। जिस घटना का आपने जिक्र किया, जगदीप धनखड़ की नाराजगी, अचानक देर रात खबर आती थी कि है कि जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया। खबर क्या आती है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, अचानक वो राष्ट्रपति भवन पहुंच गए, राष्ट्रपति भवन में अचानक उन्होंने मुलाकात की, अपना इस्तीफा उन्होंने राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया। लेकिन इसके बाद कई तरह की खबरें निकल रही थी कि फोटो क्यों नहीं आई, क्योंकि भाई राष्ट्रपति से आप मुलाकात करेंगे, राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपेंगे,
तो एक फोटो होता है जो उनके आर्काइव में भी दर्ज हो जाता है और वो फोटो रिलीज भी किया जाता है सोशल मीडिया को। तो फिर एक कहानी सरकार की तरफ से प्रचारित और प्रसारित की गई, सूत्रों के हवाले से चलवाया गया कि नहीं वो अचानक पहुंच गए थे, बिना समय लिए पहुंच गए थे, गेट पर पहुंच गए कि मुझे मिलना है, वहां की सिक्योरिटी हक्की बक्की रह गई, फोटोग्राफर जा चुका था, राष्ट्रपति महोदया का एडीसी जा चुका था, लेकिन आधे घंटे उन्होंने इंतजार किया, फिर राष्ट्रपति महोदय आई, उन्होंने इस्तीफा सौंपा, वापस आ गए। चूंकि फोटोग्राफर नहीं था इसलिए वो तस्वीर सामने नहीं आई। चलिए वो भी ठीक था। अगले दिन गृह मंत्रालय ने उनके इस्तीफे के स्वीकार करने का एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन उसमें विस्तार से कहीं नहीं था कि राष्ट्रपति महोदया को इस्तीफा कब दिया और राष्ट्रपति महोदया ने वो इस्तीफा कब स्वीकार किया। और उसके बाद जगदीप धनखड़ साहब गायब हो गए, ना उनका कोई बयान नजर नहीं आया, ना ही कहीं उनकी कोई बात नजर आई। जिस स्वास्थ्य को खराब होने का हवाला देते उन्होंने इस्तीफा दिया, किसी अस्पताल में उनके एडमिट होने की खबर नहीं आई। प्रधानमंत्री ने एक रस्मी पोस्ट कर दिया, लेकिन इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उनके उज्जवल स्वास्थ्य की कामना वाला जो सोशल मीडिया पोस्ट भी होता है वो पोस्ट नहीं किया। किसी नेता ने उनके साथ मुलाकात की कोई तस्वीर शेयर नहीं की, बल्कि शरद पवार ने उनसे मिलना चाहा तो समय नहीं मिला। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मिलना चाहा, उनको समय नहीं दिया गया। और समय नहीं दिया गया तो यहाँ बता दूं दर्शकों को, उपराष्ट्रपति अब तो पूर्व हो गए, अपना फोन खुद नहीं उठाते हैं। तो जो फोन उठा रहा है वो उनकी बात नहीं कर पा रहा, जो फोन उठा रहा है वो उनको समय नहीं दे रहा। अभी कई जाट नेता जो थे वो अचानक उपराष्ट्रपति निवास पहुंच गए, उन्होंने आधे 1 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन उनकी मुलाकात भी जगदीप धनखड़ से हो नहीं पाई। फिर खबर ये आई कि उनको एक तरह से बंधक बना लिया गया है, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको बातचीत नहीं करने दिया जा रहा। इस तरह की खबर सोशल मीडिया पर बहुत प्रचारित प्रसारित है। फिर उनके लापता होने के पोस्टर निकलकर सामने आ गए। राजस्थान में हमने देखा कि हनुमान बेनीवाल जो कि आरएलपी के नेता, उन्होंने कहा कि अगर धनखड़ साहब बोल दे कि उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया है तो पूरा का पूरा राजस्थान दिल्ली दरबार को आकर घेर लेगा। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब सामने नहीं आए। फिर ये खबर निकलकर सामने सामने आई कि सरकार ने उनसे बिना मांगे ही उन्हें एक बंगला आवंटित कर दिया है, खाली करवा दिया है। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि रात के अंधेरे में अचानक उनको शिफ्ट कर लिया जाएगा नए वाले बंगले में, और नए वाले बंगले में शिफ्ट होने के बावजूद भी वो मीडिया से नहीं मिलेंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, नेताओं से नहीं मिलेंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे। इस देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि किसी व्यक्ति ने दूसरे नंबर के सर्वोच्च संवैधानिक पद से इस्तीफा दिया और फिर वो कहाँ गायब है, कहीं कोई जानकारी नहीं। राहुल गांधी ने जब इंडिया गठबंधन विपक्षी नेताओं की बैठक हुई, उनके उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी को समर्थन देने के लिए उसमें सवाल उठाया कि बताइए देश के क्या हालात हो गए, पूर्व उपराष्ट्रपति कहाँ गायब है, कहाँ छुपे हुए हैं, वो बोल क्यों नहीं रहे हैं। तो अब वो जानकारी आ गई है, विस्फोटक जानकारी मैं अपने दर्शकों को देने जा रहा हूं। ये जानकारी आरटीआई के हवाले से आई, और आरटीआई के हवाले से ये जानकारी क्या आई है, मैं चाहूंगा कि दर्शकों को हम वो पोस्ट अगर दिखा सके जो आरटीआई एक्टिविस्ट है अजय वासुदेव बोस। अजय वासुदेव बोस ने एक आरटीआई डाली, और आरटीआई डालकर उन्होंने बाकायदा सवाल पूछे, राष्ट्रपति सचिवालय से सवाल पूछे, यानी राष्ट्रपति से सवाल पूछा। और वो सवाल क्या पूछा जरा वो भी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने जो सवाल पूछा, आपके स्क्रीन पर मैं उनका पोस्ट, हम लोग उनका पोस्ट दिखा रहे हैं। अजय वासुदेव बोस ये आरटीआई एक्टिविस्ट है, और उन्होंने कहा कि रेजिग्नेशन यानी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे और उनके गायब होने को लेकर उन्होंने एक आरटीआई फाइल की थी कि 21 जुलाई को क्या हुआ था। 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति ने, यानी उस समय जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने राष्ट्रपति महोदया से समय कब मांगा और उनका इस्तीफा कब स्वीकार किया गया। ये 2 सवाल उन्होंने पूछे थे, और जो आरटीआई उन्होंने फाइल की थी, जो सवाल उन्होंने पूछे थे, उन आरटीआई के सवालों को और जवाबों को उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर जगह दी। और सोशल मीडिया पर जो उन्होंने लिखा अपने सवालों को, मैं 2 चीजें बता देता हूं। उनके सवाल हम दिखा रहे हैं, 2 सवाल उन्होंने पूछे थे अजय वासुदेव बोस ने। Please provide information on at what time ex-Vice President of India Shri Jagdeep Dhankar sought appointment to meet Honorable President on date 21st July 2025, यानी 21 जुलाई 2025 को कब मुलाकात हुई। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, प्लीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट व्हाट टाइम एंड डेट रेजिग्नेशन ऑफ एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ वाज एक्सेप्टेड बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति महोदया ने उनका इस्तीफा कब स्वीकार किया। वो जो दोनों सवाल और जवाब वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाते जा रहे हैं। और फिर जो इसका जवाब आया, वो जवाब सुनकर आप काफी हैरत में रह जाएंगे। वो जवाब वाला भी लेटर अब हम आपके उसमें दिखाते हैं कि जो उनके आरटीआई का जवाब दिया गया, उस आरटीआई के जवाब को अगर आप देखेंगे
तो आप चौंक जाएंगे कि जवाब में क्या दिया गया। पहला सवाल, जैसे कि मैंने बताया कि पहला सवाल ये था कि 21 जुलाई को कब मुलाकात हुई थी राष्ट्रपति महोदया से उस समय के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से। तो जवाब दिया गया, नो सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द सेक्रेटेरिएट, यानी सचिवालय में इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति उस समय के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति महोदया से कब मुलाकात की। और खबर क्या आई, सोशल मीडिया से पोस्ट किया गया था उनके, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का सोशल मीडिया अकाउंट पे धनखड़ साहब खुद ऑपरेट नहीं करते। जाहिर सी बात है, पासवर्ड किसी के पास होगा, जो ऑपरेट कर रहा होगा पासवर्ड उसके पास होगा, एक टीम के साथ पासवर्ड होगा, वो पासवर्ड किसी और के साथ शेयर किया गया क्या। और दूसरा सवाल जो पूछा गया था, दूसरा सवाल ये पूछा गया था कि राष्ट्रपति महोदया ने उनका इस्तीफा कब स्वीकार किया। जवाब क्या आया, जवाब में उन्होंने दे दिया, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज नोटिफाइड द रेजिग्नेशन वाइड गजट नोटिफिकेशन नंबर। और 22 जुलाई को जो होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उनके इस्तीफे स्वीकार होने का, उस इस्तीफे का नंबर बता दिया गया, उस नोटिफिकेशन का नंबर बता दिया गया। ये राष्ट्रपति सचिवालय ने जवाब दिया है 20 अगस्त को। अब इसको हटा देते हैं, फुल स्क्रीन पे आते हैं शिव जी हम, और बड़ी, अब इसको मैं अपने दर्शकों को जरा सवाल और जवाब के साथ बता देता हूं, दिलचस्प सुनिए। खबर क्या बताई गई हमें कि 21 जुलाई को आनंद फानन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति भवन में पहुंच गए। राष्ट्रपति महोदया इस्तीफा दे तैयार दिया। होकर आए, राष्ट्रपति महोदया आई, उन्होंने इस्तीफा सौंपा, फोटोग्राफर नहीं था इसलिए फोटो नहीं खींचा गया, लेकिन रिकॉर्ड तो रखा जाता है कि राष्ट्रपति से कौन कौन मुलाकात करता है, इस बात का रिकॉर्ड रखा जाता है शिव जी। लेकिन राष्ट्रपति सचिवालय के पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि 21 जुलाई को उस समय के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से राष्ट्रपति महोदया की मुलाकात हुई थी, इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब मुलाकात नहीं हुई। तो एक सबसे बड़े संवैधानिक नियम को तोड़ दिया गया। उपराष्ट्रपति अगर इस्तीफा देते हैं तो राष्ट्रपति से मुलाकात करके देते हैं। यहाँ ऐसा तो नहीं कि उपराष्ट्रपति से इस्तीफा लिखवा कर किसी और ने हस्ताक्षर उनसे जबरदस्ती करवा लिए और उसको राष्ट्रपति भवन पहुंचा दिया गया। यह राष्ट्रपति भवन पहुंचाने की औपचारिकता भी नहीं निभाई गई। क्यों? सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया। क्योंकि फिर जो दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि राष्ट्रपति महोदया ने उनके इस्तीफे को कब स्वीकार किया, राष्ट्रपति सचिवालय के पास इसका भी जवाब नहीं। मुलाकात हुई 21 जुलाई को, नहीं हुई नहीं पता। इस्तीफा कब स्वीकार किया गया, इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया। 22 जुलाई को होम मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब यहां सवाल उठता है कि इस्तीफा दिया या लिया गया जबरदस्ती। राष्ट्रपति सचिवालय को इस्तीफा भेजा गया या होम मिनिस्ट्री ने अपने ही एंड पर उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसकी कोई जानकारी भी नहीं, दे दी गई होगी फोन पे या बाद में दे दी गई होगी। अब राष्ट्रपति विरोध कहां करेगी, लेकिन वो महामहिम है। महाराष्ट्र में जब सरकार बदलने का खेल हुआ था, सुबह सुबह जो शपथ ग्रहण दिलवा दी गई थी, उस समय भी ये पूछा गया था कि सरकार बनाने का दावा किसने पेश किया। आप याद कीजिए कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे और अचानक ये खबर आती है कि नहीं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस बात की जानकारी दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक्स पर पोस्ट करके देते हैं, जिसके बाद अमित शाह का भी पोस्ट आता है। यानी राज्यपाल उस समय भगत थे, भगत सिंह कोश्यारी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। भाई दावा किसने पेश किया था, एकनाथ शिंदे ने या देवेंद्र फडणवीस ने? अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे तो दावा उन्होंने पेश किया होगा। फिर अचानक दावे में से फडणवीस का नाम काट के एकनाथ शिंदे का नाम लिखा गया कि पेन से पेंसिल से, जैसे मंत्रिमंडल विस्तार में लिखा जाता है, मुख्यमंत्री का नाम चेंज कर दिया गया। मंत्रियों के नाम तो चेंज होते हमने सुने शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का नाम बदल जाए, ये पहली बार महाराष्ट्र में प्रयोग बीजेपी कर चुकी थी। उसके बाद आरटीआई डाला गया तो राज्यपाल ने उसका जवाब देने से मना कर दिया कि कौन से व्यक्ति ने कब सरकार बनाने का दावा पेश किया था और एकनाथ शिंदे को शपथ कैसे दिलवाई गई, उन्होंने कब सरकार बनाने का दावा पेश किया अपने नाम से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के गायब होने को लेकर यह सबसे बड़ा खुलासा कि राष्ट्रपति सचिवालय के पास जानकारी नहीं, कब मुलाकात हुई और कब इस्तीफा स्वीकार। अब आप सोचिए कि जो संवैधानिक संस्था है वो जवाब देने को तैयार नहीं है। इस्तीफा हो गया, सबको पता है। इस्तीफा गजट हो गया, ये सबको पता है। इस्तीफा स्वीकार हो गया, ये सबको पता है। लेकिन राष्ट्रपति सचिवालय को यह पता नहीं है कि धनखड़ ने इस्तीफा कब दिया। तो क्या आपको उम्मीद लगती है कि किसी भी आरटीआई का जवाब दिया जाएगा? इसके पीछे पाठक जी जो सरकार की सोच है वो ये है कि आरटीआई जो लोग डाल रहे हैं उन्हें जवाब मत दो, मजबूरन वो खुद बंद हो जाएंगे। जब जवाब मिलेंगे नहीं तो क्या होगा? आए दिन लोग आरटीआई डालते हैं,
हाँ, अधिकारी से संबंधित आईटीआई है तो वो अधिकारी अपनी नौकरी को डरता है, यहां अब नहीं डरता है। मैं आज एक अमित शाह जी का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने मनोरमा टीवी को कल दिया है, बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू है। तो उन्होंने उसमें कहा, वो मुझे वाक्य सुनकर बड़ा मजाक लग रहा है कि हमारा देश ऐसे लोगों के हाथ में है जिन्हें पता ही नहीं है हम बोल क्या रहे हैं। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले 2003 में एसआईआर हुआ, फिर 2060 में हुआ था, फिर 2070 में हुआ था। अब उन्हें यही पता नहीं है कि न 2060 आया है न 2070 आया है। इस देश को हम किस ओर ले जा रहे हैं, हम कहना क्या चाहते हैं। 1960 में वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कनॉट प्लेस भेज देते हैं, उनकी मौत हो गई थी 1950 में। अब आप सोचिए कि देश को कौन लोग चला रहे हैं, न जिन्हें इतिहास का पता है, न भूगोल का पता है, न हिंदी का पता है, न उर्दू का पता है। उन्हें यह पता है कि हमें केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू का विरोध करना है, हमें इस देश के मुसलमानों का विरोध करना है, हमें इस देश के कानूनों का विरोध करना है, हमें इस देश में कानून बदलने हैं क्योंकि नए कानून हमें अपने मुताबिक सेट कर रहे हैं। क्या देश के उपराष्ट्रपति जिनका चुनाव 2022 में शायद हुआ था, जहां तक मेरा अनुमान है, जी 2022 में हुआ था और 2027 में होना था, उनका कार्यकाल 2027 तक का था। अब उनका 1.5 वर्ष का कार्यकाल रह गया था, मैक्सिमम 2 वर्ष का रह गया था। और उस 2 वर्ष के पहले ही वो बयान दे चुके थे कि मैं तो भाग्यशाली रहूंगा अगर ये मेरा कार्यकाल सुरक्षित निपट जाए। ये उन्होंने बात कही है मई के अपने स्पीच में। तरह तरीके के लोग बात करते हैं। उस दिन जब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, तो बार बार कह रहे थे हमने अपनी पृष्ठभूमि का उम्मीदवार चुना है। उम्मीदवार की जिम्मेदारी होती है, पद की जिम्मेदारी, बहुत कुछ कहा है, वो मैं कहना नहीं चाहता हूं। वो सीधी सीधी नसीहत दे रहे थे कि मैंने क्यों हटा दिया नायडू जी को, क्षमा चाहेंगे धनखड़ जी को। अब धनखड़ जी के बारे में कोई पोस्ट किसी दर्शक को अगर कहीं मिले तो हमें शेयर करें। धनखड़ जी की और भी कोई जानकारी अगर किसी को मिलती है तो हमें शेयर करें, क्योंकि हमें तो मिल नहीं रही, आरटीआई पे जवाब मिल नहीं रहा, कोई बता नहीं रहा, तो सूत्र क्या बचा। आप कब तक ये सवाल करेंगे सरकार से कि हमें धनखड़ जी कहां है बताइए। ज्यादा करोगे, एक वर्ग है वो आपकी पोस्ट पे टूट जाएगा। क्या आप धनखड़ जी की पता कर रहे हो, जब लाल बहादुर शास्त्री के साथ हुआ तब कहां थे, सुभाष चंद्र बोस के साथ हुआ तब कहां थे। ये जो कल्चर नया आया है कि अगर हम पूछें ये काम ऐसे हो गया तो एक कल्चर पुराना निकाला जाता है। भैया तकनीकी का युग आ गया। बोस साहब के टाइम में, शास्त्री जी के टाइम में तकनीक नहीं थी, पता करने में बरसों जाते थे, चिट्ठी का आदान प्रदान भी 15 दिन में होता था। अब तो मेल लिखो 30 सेकंड में दूसरे के पास। सारे कोर्ट में एविडेंस मेल की मानी जाती है, लेकिन मेल से अगर हम किसी से कुछ जानना चाहते हैं तो मेल पे नहीं बताएगा। उसी मेल के जरिए हम कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट में वो तथ्य हो जाते हैं, सबूत हो जाते हैं। तो पाठक जी, इस आईटीआई एक्ट के तहत सचिवालय को नहीं मालूम है, ये तो बात मैं नहीं मानूंगा। इसे आप कैसे स्वीकार कर लेंगे? क्या, मेरा सवाल आपसे ही है, क्या स्वीकार हो रहा है? इसके दो चीजें हैं शिव जी, या तो सचिवालय इसका जवाब देना नहीं चाहता, या ऐसी घटना हुई नहीं। मतलब उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति से फिजिकली मुलाकात करके, यानी व्यक्तिगत रूप से 1 to 1 मुलाकात करके इस्तीफा नहीं दिया है। उपराष्ट्रपति की कोई मुलाकात राष्ट्रपति महोदया से नहीं हुआ है, इसलिए राष्ट्रपति सचिवालय के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पहला कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण है कि छुपा। मेरी एक और जिज्ञासा है, ये बड़े महत्वपूर्ण पद है, ऐसा तो नहीं है इन पदों पर पहले ही ब्लैंक पेपर पर साइन करा लिए होंगे, जब जरूरत होगी तो इस्तीफा शेयर कर देंगे? नहीं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आमतौर पर भरोसा ये होता है कि जिस दिन मांगेंगे उस दिन ही इस्तीफा दे देंगे। तो यहाँ जो सवाल ये है, राष्ट्रपति सचिवालय छुपा रहा है, इससे बड़ा सवाल जो मुझे लग रहा है कि ऐसी कोई मुलाकात हुई नहीं। और दूसरा, राष्ट्रपति ने कब इस्तीफा स्वीकार किया, इस बात की जानकारी भी या तो राष्ट्रपति सचिवालय छुपा रहा है, जिसकी संभावना बहुत कम है,
या ये है कि इस्तीफा उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया, होम मिनिस्ट्री ने सीधे नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और अब चूंकि आरटीआई आ गया है, हो सकता है बैक डेट में उन्होंने कागज उनसे साइन करवा लिए होंगे कि मैंने इस दिन इस तारीख को इतने समय पर इस्तीफा स्वीकार किया है। अब ऐसा कुछ हो गया होगा, क्योंकि अब बवाल बढ़ेगा। आरटीआई का जवाब आ गया सोशल मीडिया पर, हमने इस स्टोरी को इस प्लेटफॉर्म पे कर दिया। दर्शकों को बताऊंगा कि सबसे पहले ये स्टोरी हम कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, बाकी प्लेटफॉर्म भी करेंगे, लेकिन इसीलिए मैं दर्शकों से कहता हूं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए, क्योंकि हम कई बार ऐसी स्टोरी आपको देते हैं जो सबसे पहले हम लेकर आते हैं। अब जरा इसकी पूरी पृष्ठभूमि देख लीजिए। एक और आईटीआई एक्टिविस्ट है, मेरे मित्र हैं कुणाल शुक्ला, जी जी, वो छत्तीसगढ़ से है। उनकी तो आईटीआई का उनकी भी जवाब नहीं मिला है। उनकी भी आरटीआई का जवाब नहीं मिला। बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं, और लगातार वो आरटीआई डालते रहते हैं और ऐसी आरटीआई डालते रहते हैं जिससे सत्ता प्रशासन में खलबली मचती रहती है। अब ये पृष्ठभूमि देखिए, एक समाजवादी विचारधारा से आए नेता, अचानक बीजेपी आला कमान को उसमें ऐसा कुछ नजर आ जाता है कि उनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाकर भेज दिया जाता है। फिर वो ममता बनर्जी के साथ कैसे करते हैं, राज्य सरकार को कैसे परेशान करते हैं। फिर उन्हीं बीजेपी के आला नेताओं को गुजराती लॉबी को पता नहीं उनमें क्या नजर आ जाता है कि उनको उपराष्ट्रपति बनाकर दिल्ली ले आते हैं। उनको चुनाव जितवाने के लिए येन केन प्रकरण जैसे आजकल कर रहे हैं, उसी तरह उस समय भी किया गया था। विपक्षी गठबंधन को तोड़ा गया था, नेताओं को तोड़ा गया था, अलग अलग तरीकों से, साम दाम दंड भेद हर तरीके से तोड़ा गया था। फिर वो उपराष्ट्रपति बन जाते हैं, तमाम परंपराओं को दरकिनार करते हुए उपराष्ट्रपति, देश के दूसरे नंबर के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करने लगते हैं। सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री ने तो अभी लाल किले से तारीफ की, लेकिन उससे पहले जगदीप धनखड़ सर्वोच्च संवैधानिक पद के मामले में दूसरे नंबर पर बैठने के बावजूद वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक नाम की संस्था की तारीफ करते हैं, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। प्रधानमंत्री ने तो बाद में बोल दिया कि एनजीओ प्रकार का है। उसके बाद वो मंच पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में, जो संघ के भी लाडले माने जाते थे, मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावेदार माने जाते हैं, तो पीएम इन वेटिंग भी है, बीजेपी प्रेसिडेंट इन वेटिंग भी है, और आरएसएस के होनहार लाडले नेता भी हैं, ओबीसी नेता भी हैं। मंच पर उनकी मौजूदगी में वो केंद्र सरकार की किसान नीति की आलोचना करते हुए नजर आते हैं। किसानों के आंदोलन के समय वो सरकार को एक तरह से लताड़ते हुए नजर आते हैं। फिर अपने आप को किसान पुत्र, जाट पुत्र कहते हुए कहते हैं कि मैं डरने वाला नहीं। जुडिशरी में भ्रष्टाचार के मामले को लगातार उठाते रहते हैं, और जज साहब जिनके यहाँ कैश बरामद हुआ था, उस मामले को लगातार उठाते रहते हैं। सरकार लोकसभा में ले जाना चाहती है महाभियोग की प्रक्रिया, ये राज्यसभा में स्वीकार करके सचिवालय को आदेश देते हैं कि देख लीजिए पहले कहाँ पे आया था, तो जहां पे पहले आया वो उसको इनिशिएट करेगा, तो राज्यसभा को बढ़त देते हुए नजर आते हैं। और गाहे बगाहे हर 10-15 दिन में ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि मैं किसान पुत्र हूँ, जाट पुत्र हूँ, डरूंगा नहीं। फिर लखनऊ जाते हैं, आगरा जाते हैं, योगी आदित्यनाथ से प्रभावित हो जाते हैं। भाई उनको लग गया कि जिस व्यक्ति ने मुझे राज्यपाल बनाया, जिस व्यक्ति ने मुझे उपराष्ट्रपति बनाया, इससे ज्यादा आगे मुझे देने की कोई क्षमता उनमें है नहीं। और महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं। महत्वाकांक्षा का मतलब थोड़ी है कि आप उनको घर में कैद करके रख दोगे, जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो उनको योगी आदित्यनाथ में भविष्य नजर आया, दिल्ली वापस आए, उनकी लॉबिंग करनी शुरू कर दी, उनकी तारीफ करनी शुरू कर दी। जितने बीजेपी के नेता मंत्री जाते योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते, खुलकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते। योगी आदित्यनाथ को उन्होंने अहिल्याबाई होलकर से तुलना कर दी। अहिल्याबाई होलकर इंदौर राजघराना, लड़कियों की शिक्षा के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए, इस देश के ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर, चाहे वो बाबा केदारनाथ हो, चाहे वो बाबा विश्वनाथ हो, चाहे उज्जैन का महाकालेश्वर हो, ये जो तमाम ज्योतिर्लिंग हैं, उनके पुनर्निर्माण में अहिल्याबाई होलकर की बहुत बड़ी भूमिका थी। उन अहिल्याबाई होलकर से तुलना कर देते हैं योगी आदित्यनाथ की। फिर कुछ ना कुछ तो 20-21 जुलाई को हुआ, कुछ ना कुछ तो बड़ा हुआ शिव जी। 21 जुलाई को संसद की कार्रवाई का संचालन, दिन भर बैठकों का दौर, और अचानक शाम को स्वास्थ्य के आधार पर इस्तीफा। कुछ ना कुछ तो 21 जुलाई को ऐसा बड़ा हुआ, ये 1-1.5 महीने से चल रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ 21 जुलाई को ऐसा बड़ा हुआ, जिसके बाद ये पूरा बवंडर खड़ा हो गया। और आरटीआई के जवाब देने की बजाय जिन तथ्यों को ज्यादा छुपाया गया है, उससे पता लग रहा है कि दाल ही काला नहीं है, दाल में ही काली नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की काली पूरी दाल काली। ही काली, पूरी दाल, पूरी की पूरी दाल ही काली है शिव जी।
चलिए, दाल काली है, एक दिन वो सफेद होगी, क्योंकि अब धोबा दाल भी उर्द की चालू हो गई है। पहले उर्द की काली दाल आती थी, अब धोबा दाल भी बराबर मार्केट में है। एक दिन सफेदी सामने आती है। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई कभी झूठे उसूलों से छुप नहीं सकती है, एक दिन उसूल सामने आ जाते हैं। मैं कल एक कवि को सुन रहा था, वो कवि कह रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे थे, उन्होंने कहा इन योगी साधु महात्माओं ने ये कहा कि गंगा स्नान करने जाते हैं पाप धोने के लिए। मैंने जीवन में गंगा स्नान नहीं किया, कि जो लोग पाप धो के आए हैं वो सारे पाप मुझ पर चिपट गए, तो मैं कैसे छुटाऊंगा और इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा। तो ये सत्ता की कुर्सी के पीछे के जो पाप हैं, करते करते एक दिन पाप की ठठरी बंध जाती है, जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, ये ठठरी बंध रही है। जिस दिन खुली उस दिन सब तार तार हो जाएंगे, सब निर्वस्त्र हो जाएंगे। अभी तो केवल ये चौकड़ा लगा है कि कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बोल रहे हैं। पहले ये प्रधानमंत्री जी में था, अब गृह मंत्री जी में आ गया। धीरे धीरे और देखिए ये आत्मा किसमें प्रवेश करती है, जिसे दिन तारीख वक्त समय कुछ याद न रहे। अब सचिवालय में घुस गया, उसे पता ही नहीं है कब उपराष्ट्रपति। मैं बड़ी भूमिका से आपको समझाने का प्रयास करता हूं हो क्या क्या रहा है। अब सचिवालय को राष्ट्रपति को नहीं पता है कि उपराष्ट्रपति हमारा कब इस्तीफा दे गया, कब चला गया, कहां है। कल कुछ देश में बड़ा हो जाए, कोई नेता खो जाए, तो आप हैरान मत होना। हालांकि यहाँ तो चर्चा है, कल बीजेपी का एक बड़ा नेता यूपी में ड्रग्स माफिया के तौर पर पकड़ा गया है। पुलिस जब उसे कचहरी ले गई, कोर्ट ले गई, तो हेलमेट पहनाया था, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई थी। एक अपराधी की कितनी सुरक्षा की चिंता थी, क्योंकि वो बीजेपी का नेता था। और यहाँ आरटीआई में बता दिया कि हमें पता नहीं वो साहिब कहाँ है। कितनी चिंता उस अपराधी की, और हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति कहाँ है ये किसी को पता नहीं। सोशल मीडिया में नहीं कोई बता रहा है। एक को बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के कचहरी से, मतलब थाने से अदालत ले जाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे, कितना समझेंगे। पूजा पाल कह रही हैं मुझे निकाल दिया पार्टी से, अखिलेश यादव ने, दम है तो अपनी पत्नी को निकाल। अरे हमने राज्यसभा में दिया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में देके आई है बीजेपी के उम्मीदवार को वोट। मामला सब जगह फंसा पड़ा है, सब फेर फंस गए हैं। इस फेर में कौन कौन सुरक्षित बचेगा, इस देश की जनमानस बच जाए, यही मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। बाकी तो सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। इस बिल्कुल गोलमाल सब में गोलमाल है, सब गोलमाल है शिव जी। और आज हम तो प्राप्त करते हैं, आज मैं भी थोड़ा सा ले लेता हूँ, ये अपनी तरफ से कर लेता हूँ, अपने दर्शकों से, तमाम दर्शकों से कहूंगा, इस वीडियो को रोकिए मत। इस देश के लोगों को सच्चाई जानने का हक है कि राष्ट्रपति सचिवालय ने यह कह दिया कि उनको यह पता ही नहीं है कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा देने के लिए राष्ट्रपति से मुलाकात कब की। राष्ट्रपति सचिवालय ने यह भी कह दिया कि उनको यह नहीं पता है कि राष्ट्रपति भवन ने उनका इस्तीफा स्वीकार कब किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार क्यों किया। क्योंकि पहले सवाल के जवाब में कहा कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है, और दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने होम मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन को एक तरह से शेयर कर दिया। ये जानकारी इस देश के ज्यादातर लोगों के पास पहुंचना जरूरी है। तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, इसको रोकिए मत। 1 2 4 5 10 जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचाइए। और ये भी कहूंगा अपने तमाम दर्शकों से कि अगर आप नए हमारे दर्शक हैं तो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरी और शिव जी की, हम दोनों की मेहनत रंग ला रही है। आप लोगों का प्यार, स्नेह, सहयोग हमें मिल रहा है। हम 50,000 के करीब पहुंच चुके हैं। पिछले कुछ महीनों में ही इतना ज्यादा प्यार मिला कि हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुके हैं। और ये मैं मानकर चल रहा हूं कि हमारा ये वीडियो 50,000 सब्सक्राइबर की जो सीमा रेखा है वो क्रॉस कर देगी। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करने की अपील कीजिए। वीडियो को रोकिए मत, वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। सही लगे तो कमेंट करके हमारी तारीफ कीजिए, बुरा लगे तो आप हमारी आलोचना भी सभ्य शब्दों में कर सकते हैं। आपकी तारीफ का भी स्वागत है, आपकी आलोचनाओं का भी स्वागत है, लेकिन इस वीडियो को अपने पास रोकिए मत। जी शुक्रिया। चलिए संतोष जी, सभी दर्शकों से ये अपील है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलें, ताकि हमारी खबरें आप तक पहुंचे। हम सच परोसते हैं, झूठ से कालिक हटाते हैं और उसे सफेद करके आपके समक्ष रखते हैं। ये आरटीआई की खबर मिलेगी
अब हमने किया तो और लोग भी करेंगे, लेकिन आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि सच पहुंचाइए। आखिर क्यों वो प्रपत्र आया और क्यों ये बात आई कि राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात हुई, आरटीआई में मना कर दिया। तो ये सच सुने, समझें। संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।